लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जब हम बात करते हैं तो कुछ गरिष्ठ भोजन होते हैं, जैसे दालें, रोटी, वो 4 से 5 घंटे का समय ले लेती हैं। लेकिन राजमा, छोले, उड़द, ये कुछ इस प्रकार की दालें हैं जो कि आपका पचने में 6-6 घंटे तक का भी समय ले लेती हैं। इसीलिए इनको रेगुलर रूटीन में खाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा खाओ जो आप बहुत जल्दी पचा सको। तो ये तो आपके पेट का काम होता है, 4 से 6 घंटे के अंदर भोजन को पचा देना। और फिर पचने के बाद भोजन कहाँ जाता है? पचने के बाद आपका जो भोजन है ये पेट से जो है ना खिसक करके छोटी आंत में घुसता है, और जहां से घुसता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। और ये ड्यूडेनम से लिंक्ड होता है आपका गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर क्या करता है? एसिड निकालता है। कैसे एसिड? जो आपके फैट को तोड़ सकें। अभी तक खाना तो टूट गया, लेकिन जो खाने के साथ फैट गया है, चिकनाई गई है, उसको तोड़ने का काम गॉल ब्लैडर का के माध्यम से निकलने वाला एसिड करता है। और फिर उसके पश्चात जो भी हम लोग खाते हैं वो पूरा पच करके जब आंत में पहुंच जाता है, तो छोटी आंत का काम है उसके अंदर से पोषक तत्वों को खींचना, निकालना और उन्हें इकट्ठा करके लीवर तक पहुंचाना। और फिर उसके बाद सार भाग तो लीवर तक चला गया, और जो असार भाग है, जो मल है, वो आपकी बड़ी आंत में आ जाता है, छोटी आंत से। और ये बड़ी आंत में आने के पश्चात उससे जो उसका पानी वाला भाग है वो अलग हो जाता है, और जिसको कहते हैं किट्ट भाग, मल भाग, वो बिल्कुल अलग होकर के आपके मल द्वार से बाहर निकल जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो अधिकतम 24 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं निकला तो सड़ेगा, गलेगा, गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा और हमें बीमार करेगा। इसीलिए क्या ये भी कहते हैं कि पहले पुराना भोजन निकाल लो, फिर उसके बाद नया भोजन ऊपर से डालो। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है इसको अच्छे से वो चलती रहे, इसके लिए हम लोग जो है फल इत्यादि का सेवन भी विशेष रूप से करते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा मुख्य समस्या क्या है? हमारा पेट। पेट समस्या नहीं है, वैसे समस्या तो हमारी आदत है। पेट को राहत ना देना और जो मन करे पेट के अंदर ठूस देना। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अक्सर कहते हैं, हमने अपने पेट को डस्टबिन बनाया हुआ है, कूड़ेदान। जो मन करता है ठूस देते हैं। अब सोच करके देखो, जिस पिज्जा को वो लोग खा रहे हैं वो बेस कितना पुराना है, उस पे लगी हुई सब्जियां में कब की कटी हुई होती हैं, और फिर उसके पश्चात जो है हम उनको लेते हैं। आप सोच के देखो वो पोषक कितना देते होंगे, शरीर के अंदर कितना पोषण मिलता होगा। आप अपने बच्चे को ताजा भोजन खिलाओ, रोटी खिलाओ, और वहीं कोई व्यक्ति दूसरा अपने बच्चे को बिस्किट खिला रहा है, पोषण किस में ज्यादा है? रोटी में ज्यादा है। सूखी हुई बिस्किट में थोड़ा ना पोषण है, मैगी में थोड़ा ना पोषण होता है। पोषण तो हमारे भोजन में अच्छे से होता है, मैगी में तो बहुत लिमिटेड पोषण है, कुछ नहीं है। बस ये जो है ना ऐसी है, पेट तो भर जाए पर इनसे कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए वो आप लोगों ने सोचा कि भाई हमने घर में बनाना शुरू कर दिया कि बच्चे बाहर ना खाएं। घर में भी वो बनाओ जो पोषण दे सके। जब तक पोषकता के रूप में आपका जो भोजन है वो समृद्ध नहीं होगा, तब तक पेट को, शरीर को आनंद नहीं मिलेगा। तो एक चीज ये बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखनी है। बाकी जो पेट की समस्याएं हैं उन्हीं में से एक समस्या डायबिटीज है। आप कहोगे डायबिटीज पेट की समस्या थोड़ी है। भाई पैनक्रियास तो पेट का ही भाग है ना, पाचन तंत्र का। और जो पाचन तंत्र गड़बड़ होने से ये कुछ हमारी जो समस्याएं होती है उनमें से पैनक्रियास जब ठीक से काम नहीं करता है, तो पैनक्रियास की जब एसिड ठीक से रिलीज ना करे, काम ठीक से ना करे, तो पाचन में दिक्कत आ जाती है। ऐसी एक समस्या है पैनक्रियास का इंसुलिन ठीक से सिक्रीट ना कर पाना। अब ये विधा ठीक हो सके, ये प्रोसेस ठीक हो सके, इसके लिए जो करने वाले आसन है वो है 10 आसन। वो 10 आसन आज हमने किए हैं। 5 आसन बैठ करके और 5 आसन कमर के बल लेट करके। तो क्या क्या वो आसन है? मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रा आसन, वक्रासन और गोमुख आसन बैठ करके। अब आप कहोगे क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि जिनको डायबिटीज है तो भाई 10 मिनट करो, लगातार 10 मिनट नहीं कर सकते तो ब्रेक करके करो। सुबह ही नहीं कर सकते तो शाम को कर लो। 5 मिनट सुबह करो, 5 मिनट शाम को कर लो। अब वो आपके हाथ में है, आप एक एक मिनट रुक करके 5 बार अभ्यास करोगे तो भी 5 मिनट बनेगा। 5 मिनट लगातार रुक करके एक ही बार में अभ्यास करोगे तो भी 5 मिनट बनेगा। आपका शरीर जैसे अलाउ करे, सावधानी के साथ में आप उस हिसाब से करो।
तो ये करना पड़ेगा। अब अगर किसी को इंसुलिन इतनी ज्यादा गड़बड़ स्थिति में आ चुकी है, सिक्रीट नहीं हो रहा ठीक से और शुगर लेवल बढ़ करके किसी को 600 पहुंच गया, तो आपको आधा घंटा कपालभाति और आधा घंटा कम से कम ये मंडूकासन करना पड़ेगा। बाकी तो सब छोड़ो साइड में। आधा घंटा मंडूकासन का अभ्यास और आधा से 1 घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, ये बहुत जरूरी है। तो इसके साथ में दूसरा अभ्यास, मंडूकासन के भी 2 अभ्यास हैं। फिर उसके बाद आपका जो है शशक आसन आता है। शशक आसन के पश्चात सीक्वेंस में देखा जाए तो दूसरा आसन आपका क्या आता है, योग मुद्रासन आता है। योग मुद्रासन के पश्चात वक्रासन और वक्रासन के पश्चात गौमुख आसन। हाँ, अर्धमत्स्येंद्रासन भी इसमें सहयोग करता है, परंतु अर्धमत्स्येंद्र बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता, इसीलिए वक्रासन दोनों का लाभ पूरा कर देता है। बाकी सारे आसन भी 1-1 मिनट से लेकर के 2-2 मिनट तक हम लोगों को करने पड़ेंगे। और पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले जो आसन है पेट के लिए, सिर्फ पीठ के बल, वो 5 आसन है। उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन और इसके पश्चात आपका सेतु बंदासन और ये पाद अंगुश नासा स्पर्श आसन, पेट के लिए किए जाने वाले आसनों में विशेष रूप से। यहाँ सेतु बंद आसन नहीं डला हुआ, हम लिख लेंगे 5 आसन। उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंद आसन और पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ये आसन करने हम लोगों को विशेष रूप से 10 आसन। अब इनको भी जो कमर के बल लेट करके, पीठ के बल लेट करके किए जाने, इनको भी कम से कम 1-1 मिनट आप डेली कर लो। तो आपको ये टोटल अभ्यास करने में कितना समय लगेगा भाई? अगर ज्यादा समस्या है तो 40-45 मिनट, 1 घंटा आपको उसी में ही देना है। सामान्य समस्या में आप 15-20 मिनट में ये सारे आसन आराम से कर लोगे, उनका पूरा लाभ भी ले लोगे। 1-1 मिनट करोगे, 5 मिनट, 5 मिनट के ये अभ्यास है, 5 मिनट के दूसरे वाले, टोटल मिला के अधिकतम लगा भी तो 15-20 मिनट। अब अगर हमें समस्या है तो कम से कम 15-20 मिनट का समय तो हम लोगों को अपने पेट को देना ही पड़ेगा ना। तो इसमें कुछ निर्देशन दिए हुए हैं कि जो सभी आसन ना कर पाए, तो कुछ लोगों के साथ में कमर दर्द की समस्या होगी, किसी को घुटने दर्द की समस्या होगी, तो सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो कई बार लोग सारे आसन नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो 10 के 10 आसन ना कर पाए वो कम से कम 3 से 5 आसन तो जरूर करें और उन्हीं आसनों को रिपीट कर करके 1-1 घंटे तक अभ्यास करें, तो आपका डायबिटीज 100% ठीक हो जाएगा। आपकी पेट पाचन की समस्या 100% ठीक हो जाएगी। आपकी गैस कब्जे एसिडिटी की समस्या 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें साथ में बता दिया कि प्राणायाम भी करना है। तो जो अस्थमा के रोगी हैं, जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, तो अस्थमा के रोगी भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। इसके साथ में जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है वो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे। और जिन लोगों को भी कोलाइटिस हो या अल्सर हो, घाव हो पेट में, तो वे लोग सहजता के साथ में अपना दीर्घ श्वसन के साथ में भी अभ्यास कर सकते हैं आराम आराम से। और बाकी जिनको भी योनियों से रिलेटेड कोई रोग है या वो बाह्य प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। और साथ में गले वगैरह के लिए था उज्जाई के साथ में हो गया, और बाकी सभी लोग कपालभाति प्राणायाम के साथ में अभ्यास कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पेट की समस्या का समाधान। अब आते हैं अगली समस्या के ऊपर, जो कि है कमर दर्द। ये सब बड़े कॉमनली पाई जाने वाली समस्याएं हैं। कमर दर्द में, सर्वाइकल में, स्पॉन्डिलाइटिस में, सारी समस्याओं में वो सारे आसन जिनसे आप कमर को पीछे की तरफ बेंड करते हो वो लाभ करेंगे ही करेंगे। लेकिन सावधानी किसको रखनी है? हर्निया। हर्निया वालों को पेट के ऊपर स्ट्रेचिंग नहीं होने देनी है। हर्निया वाले बाकी कुछ कर पाए ना कर पाए, परंतु कम से कम मकर आसन तो सभी लोग कर सकते हैं। तो चलो आपको थोड़ा सा बताते हैं कमर के समस्या के संदर्भ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये है क्या। तो एक बार संजीवनी जरा ऊपर आइए, तो आपको बता देते हैं। देखो हमारा जो ये स्पाइन होता है ना, इधर से ये यहाँ से आपका ये जहाँ सिर खत्म होता है ना, सिर पूरा होता है, जहां आपका सिर खत्म होता है वहां से आपकी स्पाइन शुरू होती है और ये नीचे तक आपकी स्पाइन जाती है। ये जो स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, कोई बात नहीं अभी तो मैं कुछ दिखा भी नहीं रही, तो जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसके अंदर 29 वर्टिब्रा होते हैं। 29 मतलब आपका शुरुआत होती है सर्वाइकल, फिर उसके पश्चात थोरेसिक, फिर उसके बाद लुम्बर,
कॉकिंग, सेक्टम, ये 5 होते हैं डिवीजन में और 29 होते हैं, और इनकी आगे पीछे घूमने की जो इस अवस्था है वो अलग अलग होती है। तो यहां से लेकर के पर्टिकुलर कमर आपकी यहां तक काउंट हुई। लेकिन ये जो शुरुआत के 5 सर्वाइकल होते हैं, ये जो सर्वाइकल है, अगर हमारी पोस्चर में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो सर्वाइकल की समस्या आ जाती है। बैठ जाइए संजीव जी, आगे मैं बताती हूँ इस चीज को। बात ये है कि ये जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं ना, ये जो हड्डी जहां एक तरह से जुड़ रही होती है, तो इसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे गर्दन की अगर आप बात करो तो गर्दन पूरी ऐसे जाएगी, ऐसे आराम से आगे पीछे भी जाएगी, गोल भी घूमेगी। लेकिन कमर की बात करो तो फिर उसको उतना मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। थोड़ा कमर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, आगे भी जाती है, पीछे भी जाती है, लेकिन आपका हर मन का हर वर्टिब्रा अलग अलग स्तर पे आपका मूवमेंट कर सकता है। अब इन वर्टिब्रास के अंदर मूवमेंट के लिए होती है एक छोटी सी गद्दी, जिसको कहा जाता है डिस्क इंग्लिश में। और ये जो डिस्क है, अगर ज्यादा किसी भाग में जोर आ जाए तो खिसक के बाहर आ जाती है, और जब ये बाहर आती है तो जो उस स्थान से निकलने वाली नसें होती हैं उनको दबाने लगती है, और उसी वजह से व्यक्ति को कमर में दर्द होने लगता है। इसको कहते हैं स्लिप डिस्क का दर्द। ऐसे ही कुछ लोगों को जो है कमर दर्द का कारण होता है वीकनेस के कारण, कमजोरी से भी होता है, गलत अभ्यास से भी हो जाता है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो सबसे मुख्य कारण है वो है आपका ये फोन, जिसके अंदर आप ऐसे घुसे रहते हो, क्योंकि आपकी गर्दन को इतनी देर ऐसे झुकने का अभ्यास नहीं है। हमारे शरीर को, हमारी गर्दन को, हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधे रहने का अभ्यास है, जैसा उसका पोस्चर है उसमें, और हम लगातार इसमें ऐसे देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ जो डिफॉर्मेशन होता है और बहुत ज्यादा लोड हमारी नसों के ऊपर पड़ता है, तो यहाँ की नसें दबती हैं, और ये नसें जब दबती हैं तो आता है स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द। ये जो नसें हैं दब करके ये कहाँ तक जाती है, यहाँ हाथों तक जो जाती हैं, ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है। और सर्वाइकल अर्थात जो हमारी वहां उन हड्डियों में डिफॉर्मेशन हो जाती है गलत अभ्यास की वजह से। अब इस चीज को अगर ठीक करना है तो आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी, परंतु आपको अपने अभ्यास को ठीक करना होगा, गलत अभ्यासों को छोड़ना होगा, गलत तरह से सोना। अब जैसे तकिया ही है, अगर हमने ज्यादा तकिया ले लिया, मोटा ज्यादा, तो हमारी गर्दन ऐसे रहेगी रात भर, तो जोर पड़ेगा, और अगर नहीं लिया तो गर्दन ऐसे रहेगी, इसमें भी जोर पड़ेगा, जबकि रहनी चाहिए ऐसे। और ये हमें ध्यान रखना होता है। इसी हिसाब से हमें गर्दन हमारी कमर की सीध में रहे, जैसे हम खड़े हुए रखते हैं तो ऐसा रखने के हिसाब से ही हमें तकिया लगाना चाहिए, जितने में हमारी गर्दन हमारी रीढ़ की हड्डी की सीध में बनी रहे। तो ये तो तकिए के संदर्भ में बात हुई। बाकी जो दूसरी बात हुई कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पश्चात कमर दर्द में स्लिप डिस्क के विषय में भी मैंने बताया कि किन किन कारणों से दर्द हो जाता है। एक होता है प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और ये प्रोटीन करीबन 18, 19, 20 वर्ष की आयु तक हमारे शरीर में होता है, तब तक जब तक हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का विकास हो रहा है, जब तक वो बढ़ रही हैं। जब हड्डियां बढ़नी रुक जाती हैं तो ये प्रोटीन भी शरीर के अंदर बनना बंद हो जाता है। जब तक ये प्रोटीन रहता है तब तक हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत आसान होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जब ये बनना बंद हो गया तो फिर क्या करें, तो फिर तो आपको एक्सरसाइज के माध्यम से ही अपने शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखनी पड़ेगी। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कूद जाए यहाँ से, कुछ नहीं होगा। अभी मैं 60-70 महिला की वर्ष की महिला को यहाँ से बोलूं नीचे ऐसे कूद जाओ, उनको तो कमर में झटका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? फ्लेक्सिबिलिटी इन आसनों के अभ्यासों से आएगी, ये जो कमर दर्द के आसन है। तो आइए जरा इन कमर दर्द के आसनों को देखते हैं, जिनमें से कुछ तो हमने आज भी किए थे। तो एक आसन हमने किया था खड़े होकर के अर्ध चक्रासन, ये जो कमर पे हाथ रख करके किया, इससे भी कमर ठीक होती है। इसके अलावा हमने उष्ट्रासन का अभ्यास किया था। अब जिससे उष्ट्रासन ना किया जाए तो फिर उसको अर्धचंद्रासन या अर्ध उष्ट्रासन करा देते हैं। अर्धचंद्रासन कैसे? से हाथ बांध लिए और फिर पीछे गए तो वो अर्धचंद्रासन हो गया, वज्रासन में बैठ करके खड़े होकर के, और ऐसे कमर पे हाथ रख करके चले गए तो ये अर्ध उष्ट्रासन हो गया। तो अर्धचंद्रासन और अर्ध उष्ट्रासन तो सभी लोग कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास था अर्धचक्रासन, दूसरा है उष्ट्रासन अथवा अर्ध उष्ट्रासन। फिर आते हैं तीसरे अभ्यास के ऊपर। तो ये तो खड़े होकर के और बैठ करके अभ्यास किए हमने, पहले करेंगे फिर पेट के बल लेट करके। तो पेट के बल लेट करके 3 अभ्यास आते हैं, वो किए हमने आज तीनों।
क्या क्या? मकर आसन। और मकर आसन किसी को कमर दर्द ज्यादा हो तो क्या सावधानी रखनी है? एक एक पैर से कराना है, एक एक पैर से। फिर उसके पश्चात दूसरा आता है आपका भुजंगासन। भुजंगासन में यहां पर विशेष रूप से 2 भुजंगासन कराए जाते हैं। तिर्यक भुजंगासन से भी लाभ मिलता है, परंतु सबसे ज्यादा लाभकारी पहला और दूसरा अभ्यास होता है। और एक और अभ्यास होता है भुजंगासन का, जिसमें हम हाथ ऊपर उठा लेते हैं और चेस्ट को ऊपर उठा लेते हैं, बाकी पेट से नीचे का पूरा शरीर जमीन पे रहता है। तो ये जो है ये आपके भुजंगासन के अभ्यास हुए। तीसरा होता है आपका शलभासन। तो शलभासन के भी तीनों अभ्यास आज सुबह हमने किए थे। तो शलभासन में क्या करते हैं? पैर को पीछे से ऊपर उठाते हैं, एक एक करके उठाते हैं। जिनको भी कमर में दर्द है तो उसमें विशेष रूप से एक एक पैर से ही अभ्यास करते हैं, दोनों पैरों से अभ्यास नहीं करते। अभी तक कितने आसन हो गए? 5। खड़े होकर के अर्धचक्रासन, बैठ करके उष्ट्रासन, और वो ना हो तो अर्धउष्ट्रासन, और पेट के बल लेट करके मकर आसन, भुजंगासन और शलभासन। ये पता होना चाहिए सबको, ताकि आप खुद को भी ठीक रखो और बाकी दुनिया को भी ठीक करते रहो। अच्छा, इसके बाद आते हैं कमर के बल लेट करके 5 अभ्यास। तो कमर के बल लेट करके सबसे पहला जो अभ्यास किया जाता है वो है आपका मरकट आसन। मरकट आसन के भी 3 अभ्यास। फिर उसके पश्चात आता है आपका मरकट आसन के पश्चात कटी उत्तान आसन। तो आप देख रहे हैं कटी उत्तान आसन में क्या हो रहा है कि हम पैरों को बांध करके भी रख सकते हैं, ऐसे मोड़ करके खोल के भी रख सकते हैं। और क्या करते हैं? सांस भरते हैं गहरी लंबी। तो जब सांस भरते हैं गहरी लंबी, फेफड़े फूल जाते हैं तो अपनी जगह से उठते हैं फेफड़े ऊपर, तो जो जमीन से जो है ना हमारी कमर का वो भाग भी ऊपर उठ जाता है। फिर उसको भर के रखते हैं थोड़ी देर, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, जितनी देर श्वास को भर के रख सके उतनी देर रोक करके रखते हैं। तो ये कटी उत्तान आसन होता है। फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पीठ हमारी फिर से आकर के जमीन पे स्पर्श करने लगती है। ये तो हुआ कटी उत्तान आसन। फिर उसके बाद कंधरासन, सेतु बंद आसन, वो भी आपके कमर दर्द के लिए भी और बताओ पेट के लिए भी और कमर दर्द के लिए भी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आसन किया जाता है कमर दर्द के लिए वो आपका अर्ध पवन मुक्त आसन। मतलब इसमें गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, जैसा कि आज हम सावधानी की बात भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द के लिए जब भी पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे तो गर्दन नीचे रहेगी, वो ऊपर नहीं उठेगी। तो चौथा अभ्यास हुआ पवन मुक्तासन। और 5वां अभ्यास, यहाँ उत्तान पादासन गलत लिखा हुआ है, ये कमर के लिए किए जाने वाले आसनों में 5वां अभ्यास होता है चक्रासन। अब वो कोई ना कर पाए तो अलग बात है, लेकिन जो कर पाए वो चक्रासन करते रहे, बचपन से करते रहे तो कमर में कभी भी समस्या नहीं आएगी। बाकी कई बार कमर दर्द होता है एक्सर्शन के कारण, बहुत देर खड़े रह गए उसकी वजह से हो गया, तो क्या करें? मरकट आसन करो, ठीक कर लो तुरंत, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा चलना पड़ गया, शादी ब्याह में गए, खड़े हैं तो खड़े ही रहना पड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं है। बस यही सोचो मुझे मौका मिलते मुझे मरकट आसन करना है और इस दर्द को तुरंत तुरंत, क्योंकि जो भी स्ट्रेन स्ट्रेस वहां की मांसपेशियों में नसों में आया हुआ होगा ना वो तुरंत हम दूर कर पाएंगे। तो ये तो हुआ अपना, बाकी जो है प्राणायाम तो सारे काम करते हैं। अच्छा, मोटापे की बात करते हैं। तो मोटापा अपने आप में बीमारी नहीं पर बहुत सारी बीमारियों का कारण है मोटापा। अब इसको दूर करने के लिए 12 आसनों का पैकेज है। तो इन 12 आसनों के पैकेज में 4 आसन तो खड़े होकर के किए जाते हैं, जो कि आपने आज भी किए हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि वो थोड़े ज्यादा किए जाएंगे। कौन कौन से आसन है? तिर्यक ताड़ासन है, और त्रिकोण आसन है, कोण आसन है, और पादहस्तासन है। ये आपके जो है तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। नॉर्मली यौगिक जॉगिंग में हम इनको 10, 15, 20 बार तक कर लेते हैं, लेकिन जब हमें मोटापा विशेष कम करने के लिए करना है तो शत सहस्त्र साधना, हमें तो इसको 100 बार तक तो मिनिमम अभ्यास को करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका पूरा लाभ हम ले पाएंगे। अब तुरंत में ही पहले ही दिन तो कोई भी व्यक्ति 100 बार नहीं कर पाएगा, पता चला 100 बार कर लिया और अगले 100 दिन तक नहीं उठ रहा है व्यक्ति। तो क्या है, सावधानी क्या रखनी, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। 30-35 बार, फिर 40-50 बार, ऐसे करते हुए 100 तक ले जा सकते हैं। बाकी समय की उपलब्धता के ऊपर भी रहेगा, तो परंतु कम से कम 30 बार तो एक एक अभ्यास करना ही है। फिर आता है बैठ करके किए जाने वाले आसन। तो बैठ करके फिर इसमें 3 आसन, 12 आसनों का पैकेज है ना, तो 4 आसन खड़े होकर के, 3 आसन
बैठ करके 2 आसन पेट के बल लेट करके और बाकी के 3 आसन कमर के बल लेट करके। तो बात हम ये कर रहे थे बैठ करके। तो बैठ करके एक तो आपकी चक्की, पूरा अच्छे से चक्की चलाओ, आगे जाओ पीछे जाओ, बहुत अच्छे से पेट को पीसती है चक्की। दूसरा अभ्यास क्या है? स्थित कोणासन का अभ्यास। ये सारे टायर्स को खत्म करता है ये स्थित कोणासन का अभ्यास। फिर उसके बाद आता है आपका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो ये पेट का, टमी का फैट हल्का होता है। इसके साथ में जो है फिर आते हैं अगले अभ्यास के ऊपर। ये तो बैठ करके हो गए। फिर पेट के बल लेट करके वही भुजंगासन और शलभासन। अब लेकिन क्या करना है? भुजंगासन थोड़ा गति के साथ में, थोड़ा गति के साथ में, लेकिन कमर दर्द वाले गति के साथ में नहीं करेंगे, उन्हें सावधानी रखनी है अपनी। तो ये भुजंग आसन का पहला और दूसरा अभ्यास विशेष रूप से कराते हैं मोटापा कम करने के लिए। तीव्र गति मतलब 50 बार 100 बार से लेकर के 500 बार तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये अपना आसनों का अभ्यास कराते हैं। फिर दूसरा जो है कमर के बल लेट करके और कौन से अभ्यास आएंगे? अब 3 अभ्यास कमर के बल लेट करके। तो अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से कमर के अभ्यास कर लिए, अपना हाथों के अभ्यास कर लिए। हाथों का मोटापा भी कम हो जाएगा, पेट का भी हो जाएगा, साइड का भी कम हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है पैरों की, जंघाओं की, नितंबों की, और इनको दूर करने के लिए अभ्यास है अपने अर्ध हलासन। अर्ध हलासन मतलब कि हलासन पूरा होता है तो पैर पीछे चले जाते हैं। अर्ध हलासन मतलब 90 डिग्री का कोण बना करके नीचे वापस। फिर ऐसे दूसरा अभ्यास है आपका पाद वृत्तासन, पैर को घुमाना सर्कुलर वे में। तीसरा है अभ्यास आपका साइकिलिंग, द्विचक्रिक आसन। परंतु करने कितने? वही 50 बार 100 बार और हो सके तो और भी उससे ज्यादा बार, परंतु कम से कम 40-50 बार तो सबको करने की आवश्यकता है अगर मोटापा कम करना है तो। अब मोटापा कम करने के लिए साथ में जब इतनी हैवी एक्सरसाइजेज होती हैं तो ये 2 आसन और करा देते हैं, मरकट आसन और शवासन। तो ये मरकट आसन और शवासन भी उसमें जोड़ करके करा दिए जाते हैं। अच्छा, अब मोटापा कम करना है तो देखो चीनी छोड़नी पड़ेगी पूरी तरह से, चिकनाई छोड़नी पड़ेगी पूरी तरह से। और क्या हम लोग उसमें सेवन करें? भाई जौ का दलिया खाओ, अपना पतंजलि का पुष्टाहार दलिया खाओ। इसके साथ में जो है रोटी सब्जी उबाल करके बना करके खाओ। सब्जी रोटी मत खाओ, सब्जी दाल अन्न को कुछ दिन के लिए छोड़ करके 1 हफ्ते तक कल्प ही कर लो, उपवास कर लो अच्छे से, तो उससे भी लाभ मिलता है पतले होने में। और आइए थायराइड के योग की बात करें तो थायराइड देखो 2 ग्रंथियों से संचालित है। एक ग्रंथि हाइपोथैलेमस होती है जो मस्तिष्क में होती है और वो निकालती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये जो यहाँ थायराइड ग्रंथि है उसको चलाने के लिए यहाँ से हार्मोन निकलता है। और वो T3 और T4 हार्मोन होते हैं जिनका काम होता है शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को, जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं उनको नियंत्रित करने के लिए थायराइड ये छोटी सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक हाइपर थायराइड और दूसरा प्रकार क्या होता है? हाइपोथायरॉइड। अब ये जो हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड है इसमें क्या अंतर है? हाइपरथायरॉइड में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है और हमारा शरीर पतला होना शुरू हो जाता है, हमारा वजन कम होना शुरू हो जाता है। हाइपोथायरॉइड में क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और उसके स्लो होने की वजह से हमारा शरीर लेथार्जिक, मोटापन ये सब हमारे शरीर के अंदर आना शुरू हो जाता है। भारत के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली जो देखा जाता है वो हाइपोथायरॉइड है, जो कि मतलब हमारे शरीर के अंदर वजन को बढ़ाने का काम करता है। फिर उसके पश्चात आप बैठ करके और क्या अभ्यास कर सकते हैं? अगर थायराइड की समस्या है तो बैठ करके किए जाने वाले अभ्यासों में देखो उष्ट्रासन, ऐसा कोई भी अभ्यास जिसमें सांस अंदर भर के आपके गले में खिंचाव आता हो तो ये आपका बैठ करके किए जाने वाले आसनों में उष्ट्रासन हो गया, सिंहासन हो गया बैठ करके किए जाने वालों में। और इसके साथ में जो ये थायराइड के लिए कमर के बल लेट करके किए जाने वाले आसन है सर्वांग आसन और हल आसन, जो आज हमने किए थे। और पेट के बल लेट करके भी कर सकते हैं हम भुजंग आसन, शलभासन, तो उनसे भी हमारे जो ये समस्या है इसका निराकरण होता है थायराइड की समस्या का। हाँ, थायरोग्रिड बहुत अच्छी औषधि है अपनी, थायरोग्रिड की 2-2 गोली का सेवन करने सुबह शाम। तो अब आते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए योग की बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करना जिसमें हमें पेट के बल लेटना पड़ता हो, पेट के ऊपर प्रेशर आता हो, पेट में खिंचाव आता हो, वो नहीं करना है। इसलिए ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जैसे मरकट आसन किया जा सकता है, आराम आराम से जो है
बहुत आराम आराम से जितना हो सके स्थित कोणासन सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के अंतर्गत किया जा सकता है। तो वो हो गया आपका, और स्वस्थ है, अच्छा स्थिति चल रही है और किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं है, तो आराम आराम से तीसरे महीने से थोड़ा थोड़ा सा सूर्य नमस्कार प्रयास किया जा सकता है, जितना हो पाए आराम आराम से। ठीक है, बाकी उसमें जो है आपका तितली आसन बहुत अच्छे से काम करता है, बटरफ्लाई, और आपका मरकट आसन इसमें काम करता है। तो ऐसे ऐसे अभ्यास, जैसे इसमें सेतुबंद आसन भी काम करता है। लेकिन पहले 3 महीने किसी भी प्रकार के अभ्यास को छोड़ करके सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम और उद्गीत भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, तीव्र गति से भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, और बाह्य प्राणायाम नहीं करना चाहिए ऐसी अवस्था में। तो ये आपके कुछ कुछ जो है आसनों के अभ्यास हुए जो कि आपके थायराइड की समस्या में करते हैं लाभ। अब विद्यार्थियों की बात की जाए तो वही है, ताड़ासन, फिर उसके बाद वृक्षासन, गरुड़ासन, पाद अंगुष्ठासन, शीर्षासन, सर्वांग आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तान आसन, चक्रासन। तो ऐसे आसन जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा कहते रहे हैं। तो ये आपका वृक्षासन का भी दिखा दिया, गरुड़ासन हो गया, तिर्यक ताड़ासन हो गया, शीर्षासन हो गया, और इसके पश्चात हलासन भी हो गया, चक्रासन हो गया, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए पश्चिम उत्तानासन हो गया, और सर्वांग आसन हो गया। इसमें जो है हल आसन भी है। तो ऐसे करके ये आसन डालें तो ये जिनको भी जो भी विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो इसको करें और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें अच्छे से, तो यह अच्छे से आपका हो जाता है। अब अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो उस केस में सबसे ज़्यादा अच्छा है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना, इसके साथ में शीर्षासन जिनसे ना हो तो सर्वांग आसन, हल आसन, इसके साथ में पश्चिम उत्तान आसन और ब्रह्मचर्य आसन इसमें बड़ा सहयोग करते हैं। और समन्वित योगाभ्यास क्रम तो हमने आज जाना ना सुबह, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। तो इंटीग्रेटेड वाला जो है उसमें हमने जाना कि मधुमेह के लिए, पेट के लिए, और इसके साथ में वो यकृत विकार लीवर के लिए, और किडनी के लिए, और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए, प्रजनन संस्थान के लिए, मूत्र संस्थान के लिए, हृदय रोग के लिए, चर्म रोग के लिए आदि, इन सारी समस्याओं में जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड पैकेज देखा ना आज, वो सब काम करता है।